रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है एज ऑफ जॉन मिल्टन। आज की इस वीडियो में हम जॉन मिल्टन की एज, जो कि प्योरिटन टाइम पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर के अंदर फॉल करती है। ब्रिटिश लिटरेचर को जब हम स्टडी करते हैं तो उसके अंदर एजिस का सिलसिला आता है। सबसे पहले एंग्लो सेक्सन आता है, फिर नॉर्मान आता है, फिर रेनेसां आता है और उसके बाद प्योरिटन आता है। प्योरिटन एज के अंदर, पीरियड के अंदर जॉन मिल्टन की बहुत ज़्यादा काविशें और उनके लिटरेरी वर्क की वजह से उनको बाकायदा एक एज के नाम से जाना जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम एज ऑफ जॉन मिल्टन जानेंगे, जिसमें हम सिर्फ जॉन मिल्टन को डिस्कस करेंगे। एज का नाम उनके नाम पे होने का मकसद ही यही है कि एज ऑफ मिल्टन के अंदर जॉन मिल्टन है और इसके सिवा कोई नहीं है। इसके अलावा प्योरिटन एज के ऊपर अलग वीडियो मैंने बनाई हुई है। जैकोबियन एज और कैरोलाइन एज जो प्योरिटन एज के अंदर फॉल करती है, कॉमनवेल्थ एज, वो उनकी वीडियोस भी अलग हैं, उनके नोट्स भी अलग दिए हुए हैं। अब मैं आपको अपना यूट्यूब पे चैनल दिखा देती हूँ। इसके ऊपर मैंने, इस चैनल के ऊपर BS इंग्लिश लिटरेचर नोट्स के ऊपर मैंने हर एज अपलोड की हुई है, जैसे कि प्योरिटन एज, रेनेसां एज, इसके अलावा अलग जैकोबियन एज को, कैरोलाइन एज को डिस्कस किया हुआ है। और अच्छी बात यह है कि हर एज और हर जो भी वीडियो टॉपिक आपको नज़र आ रहा है, ये इनके नोट्स इनकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। जो वीडियो आप देखेंगे उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जब आप खोलेंगे तो नोट्स PDF का लिंक दिया हुआ होगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे मेरी वेबसाइट पे चले जाएंगे, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। जॉन मिल्टन की मैंने कुछ पिक्चर्स निकाली हुई हैं आपको दिखाने के लिए कि जॉन मिल्टन ऐसे दिखते थे। ये एक पोर्ट्रेट लोगों ने उनकी तस्वीरें बनाई हुई हैं दिखाने के लिए, तस्वुरात के तौर पे। कहा जाता है कि जॉन मिल्टन बहुत ही पतले दुबले से थे और उनका कलर बहुत ही फेयर और पिंक था, जिसकी वजह से उनको लोग औरतों से तशबीह दिया करते थे कि आप खूबसूरत औरत लगते हैं। अब जॉन मिल्टन की तरफ चलते हैं। एज ऑफ जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन की पैदाइश से 1608 से शुरू होती है और जब जॉन मिल्टन की डेथ होती है 1674, उसमें जाके ख़त्म हो जाती है। इस एज को एज ऑफ जॉन मिल्टन, एज ऑफ मिल्टन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जॉन मिल्टन ने बहुत ज़्यादा लिटरेचर के अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन दी है। उन्होंने बहुत सारी बुक्स, बहुत सारी पोइट्री, बहुत सारी राइटिंग्स, लेटर्स वगैरह लिखे हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं और इंग्लिश लिटरेचर को चार चांद लगाते हैं। इस वजह से लोगों ने इनको एजाज़ देने के लिए इनके नाम पे पूरी एज रख दी और इनकी एज उतनी ही है, यानी कि इनका टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड कहलाता है जिसके अंदर ये पैदा हुए और जब तक इनकी डेथ हो गई। जॉन मिल्टन एक अच्छा खासा ज़िंदगी का अरसा जी के जाते हैं। इनकी टोटल एज 1608 से लेकर 1674 तक 65 ईयर्स होती है, यानी कि 65 ईयर्स तक जॉन मिल्टन ज़िंदा रहते हैं। और ये प्योरिटन एज के अंदर मैंने आपको बताया है कि दो बादशाह आते हैं। एक जेम्स I आते हैं 1603 के अंदर और ख़त्म हो जाती है उनकी रियासत 1625 के अंदर। फिर उन्हीं के बेटे चार्ल्स I जब आते हैं 1625 के अंदर और वो जाते हैं 1649 तक। अब आप देख सकते हैं कि इन डेट्स के अंदर जॉन मिल्टन मौजूद हैं। जॉन मिल्टन पैदा होते हैं जेम्स I के दौर के अंदर और मशहूर होते हैं चार्ल्स I के दौर के अंदर, और ये दोनों बादशाहों का दौर देख के जाते हैं। तो प्योरिटन एज की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई हैं, वो सारी की सारी जॉन मिल्टन अपने लिटरेचर के वर्क में यूज़ करते हैं। इसके अलावा जैकोबियन एज की भी जो लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कैरोलाइन एज की भी जो लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक थीम और स्टाइल है, वो जॉन मिल्टन अपनी काम, अपने वर्क के अंदर यूज़ करते हैं। जॉन मिल्टन के फादर का नाम भी जॉन मिल्टन I था और ये बाय प्रोफेशन एक म्यूज़िक कंपोज़र थे। इन्हीं से म्यूज़िक कंपोजिशन यानी कि पोइट्री का आर्ट जॉन मिल्टन ने सीखा था। इनकी मदर का नाम सारा जाफरी था। इसके अलावा जॉन मिल्टन 3 दफ़ा शादी करते हैं। जॉन मिल्टन की पहली बीवी थी मैरी पॉल, उनसे उन्होंने शादी की थी 1642 के अंदर। इसके बाद कैथरीन उनकी दूसरी बीवी थी जिनसे उन्होंने 1658 के अंदर शादी की, और तीसरी बीवी उनकी एलिजाबेथ थी जिनसे उन्होंने 1663 के अंदर शादी की। इसके अलावा जॉन मिल्टन को जब हम देखते हैं तो वो राइटर हैं, पोइट हैं, सिविल सर्वेंट रह चुके हैं, ये ऑथर भी थे। ऑथर यानी कि किताबें लिखने वाले और ट्रांसलेटर भी थे। जॉन मिल्टन एक ऐसे इंग्लिश के पोइट हैं जिन्होंने ग्रीक, रोमन, लैटिन पे अबूर हासिल किया और उनके वर्क, फ्रेंच, इटालियन, इनके वर्क पढ़ने के बाद उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया। जब जॉन मिल्टन पैदा होते हैं तो इंग्लैंड के अंदर सोशल और पॉलिटिकल अप्रेस चल रहा है। जेम्स I का दौर जिसको हम जैकोबियन पीरियड कहते हैं और कैरोलाइन I का दौर जिसको हम चार्ल्स I जिसमें हुकूमत करते हैं, दोनों टाइम पीरियड के अंदर पॉलिटिकल सोशल अप्रेस रहता है, मुसलसल बगावत का ख़तरा रहता है, क्योंकि प्योरिटन और रोमन कैथोलिक जो क्रिश्चियन हैं वो आपस में बहुत लड़ते हैं। इसके अलावा प्लेग भी फैला हुआ है, लोग डेथ का भी शिकार हो रहे हैं।
इस टाइम पीरियड के अंदर इंग्लैंड के अंदर सिविल वॉर भी हुई थी। सिविल वॉर चली थी 1642 के अंदर और उस ख़त्म हुई थी 51 के अंदर। इसके अलावा इस टाइम पीरियड के अंदर ड्रामा की डेथ इस तरह हुई थी कि चार्ल्स वन ने ऑर्डर दे दिए थे कि भाई ड्रामा के जितने भी थिएटर हैं बंद कर दिए जाएं 1642 के अंदर। साइंस और फिलॉसफी पर लोग बात कर रहे थे और कॉलोनिकल वॉयज इख्तियार कर रहे थे, यानी कि अपने मुल्क से दूसरे मुल्क समंदर के ज़रिए जा रहे थे और एक्सपीरियंस हासिल कर रहे थे। इसके अलावा इस टाइम पीरियड के अंदर प्रोज अपने पीक के अंदर थी और जो कि आपको जॉन मिल्टन की पोइम के अंदर भी नज़र आएगी। जॉन मिल्टन एक ऐसे इंग्लिश पोइट हैं जो 9 से ज़ायद ज़बानें बोल सकते हैं। जॉन मिल्टन जो हैं ग्रीक, लैटिन, इंग्लिश और इटालियन लैंग्वेज पे अबूर हासिल रखते थे और इन लैंग्वेजेस के अंदर इन्होंने अपना वर्क भी लिखा है। इसके अलावा स्पेनिश, हर्ब्यू, फ्रेंच, डच, ओल्ड इंग्लिश, आर्मिक और सिरिक भी लैंग्वेज जानते थे। ये कुछ इतनी ज़बानें जानने वाला इंसान आप जान सकते हैं कि वो कितना नॉलेज रखता होगा। इनकी अगर एजुकेशन की बात की जाए, स्कूलिंग की बात की जाए तो सेंट पॉल स्कूल से इन्होंने अपनी स्कूलिंग का इब्तदा किया और लिटरेचर का इब्तदा भी इनके स्कूलिंग टाइम से ही हो जाता है। इसके बाद इन्होंने क्रिस्ट कॉलेज को ज्वाइन किया। क्रिस्ट कॉलेज जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के डोमेन में आता है, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज का कॉलेज है क्रिस्ट कॉलेज, जहाँ से जॉन मिल्टन अपना बैचलर्स करते हैं। उसी के बाद उसी यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से वो अपनी मास्टर्स कंप्लीट करते हैं। 7 साल उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर बड़े बड़े फ़िलासफ़र्स, बड़े बड़े स्कॉलर्स के साथ उनका ताल्लुक़ रहा है। बैचलर्स उनका कंप्लीट होता है 1629 के अंदर और मास्टर्स उनका कंप्लीट होता है 1632 के अंदर। एक एमसीक्यूज़ जो जॉन मिल्टन के बारे में बहुत आता है वो ये कि इनको लेडी ऑफ क्रिस्ट क्यों कहा जाता है। इनको लेडी ऑफ क्रिस्ट इनके कॉलेज के अंदर इनको कहते थे इस वजह से क्योंकि इनका कम्प्लेक्शन बहुत फेयर था। मैंने आपको पहले बताया था, गोरे चिट्टे पिंक कलर के इंसान थे। इसके अलावा बहुत पतले दुबले थे। इनके फीचर्स जो थे वो डेलिकेट थे, यानी कि औरतों जैसे थे थोड़े से। इसके अलावा इनकी इमेज फेमिनाइन थी। इनके जो एट्रीब्यूट्स या उठने बैठने का अंदाज होगा वो। और एक और एमसीक्यूज़ के ये ब्लाइंड कब हुए थे। सो एट द एज ऑफ 43 ये बिनाई खो चुके थे, मुकम्मल तरीके से अंधे हो गए थे। और ये जो सन था 1652 था जब जॉन मिल्टन की एज थी 43 और जब भी उन्होंने उसके बाद ऑन हिज ब्लाइंडनेस वाली पोइम भी लिखी थी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जब पढ़ रहे थे जॉन मिल्टन तो ये क्लर्जी मैन बनना चाहते थे, या यूँ कहा जाए एंजेलिकन प्रीस्ट बनना चाहते थे, मज़हब की तरफ जाना चाहते थे। लेकिन फिर जब इन्होंने देखा कि चर्च के अंदर बहुत ज़्यादा करप्शन है, चर्च के अंदर हर कोई बिका हुआ है और दुनियावी मकसद में लगा हुआ है, तो इन्होंने अपना ये ख्याल तर्क कर दिया। इसके बाद हम स्टडी करेंगे थीम्स और स्टाइल जो कि जॉन मिल्टन ने अपने वर्क के अंदर फॉलो किया। जॉन मिल्टन ने किसी को फॉलो नहीं किया। जॉन मिल्टन ने ज़रूर इटालियन लोगों को पढ़ा, उनका वर्क ट्रांसलेट किया। इसके बाद उन्होंने ग्रीक और रोमन को भी पढ़ा और उनका वर्क भी ट्रांसलेट किया। लेकिन जॉन मिल्टन ने हमेशा अपना एक अलग अंदाज़ बनाया जिसको हम कहते हैं, हम जानते हैं मिल्टन का ग्रैंड स्टाइल। मिल्टन बहुत ज़्यादा ग्रैंड स्टाइल में लिखा करते थे। ग्रैंड क्या कि वो इल्यूजन्स का इस्तेमाल करते थे। उनकी वोकेबलरी के अंदर वर्ड ऐसे यूज़ करते थे जिसमें एग्जेजरेशन भी होती थी, एक्सटेंडेड सिमिली होती थी। इसके अलावा रिपीटेड इमेज क्रिएट करके एल्यूजन क्रिएट करते थे। इसके अलावा सेंटेंस इन्होंने इतनी ज़बानें पढ़ी हुई थी, इनके सेंटेंस जो थे वो मुख्तलिफ डिफरेंट तरीके से कंस्ट्रक्ट किए जाते थे जिसको लोग ये कहते थे कि स्टाइल इनका बहुत ग्रैंड है। इसके अलावा ये रेफरेंसेस का यूज़ करते थे, हिस्टोरिकल बातों को अपने वर्क के अंदर इन्होंने यूज़ किया है ताकि लोगों को रेफरेंस दे सकें। और इमेजरी से मुराद ये है कि वो सेंसेस की अपील करते थे। जो रीडर उनका जब वर्क रीड करता है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो मंजर देख रहा है। जब आप पैराडाइज लॉस्ट पढ़ते हैं तो आप ये चीज़ महसूस करते हैं। जॉन मिल्टन जिन थीम्स पे लिखा करते थे वो रिलीजन थी, ह्यूमनिज़म थी। ह्यूमनिज़म से मुराद था कि इंसानों के बारे में, इंसानी अच्छाइयों के बारे में लिखा करते थे। इसके अलावा रूरल लाइफ के बारे में लिखा, रस्टिक लाइफ जो होती है, और गे और मैरी मूड के अंदर भी इन्होंने अक्सर काम लिखे हैं क्योंकि उस टाइम पीरियड के अंदर ऐसा प्रोपेगेंडा चल रहा था और लोग जो हैं वो लूज़ और गे स्टाइल के अंदर आने वाले थे। इसके अलावा पेस्टोरल काम यानी कि देहात वगैरह के बारे में लिखा। पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे, उस टाइम पीरियड के पॉलिटिकल चीज़ों को भी देखा करते थे, तो पॉलिटिक्स के अंदर इन्होंने लिखा। इसके अलावा होप एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है इनके वर्क के अंदर, वो थीम है जो हम ऑन हिज ब्लाइंडनेस में भी देखते हैं। जब जॉन मिल्टन के हम वर्क डिस्कस करते हैं तो इनका जो पहला वर्क आता है वो आता है ऑन द मॉर्निंग ऑफ द क्रिस्ट नेटिविटी। ये 1629 के अंदर लिखते हैं और ये बर्थ ऑफ क्रिस्ट पे लिखते हैं, यानी कि रिलीजियस इसकी थीम है। ऑन शेक्सपियर इन्होंने लिखा 1632, ये एपिथाफ्ट है शेक्सपियर की डेथ के ऊपर।
اس کے علاوہ آن ارائیونگ ایٹ دا ایج آف 23، اپنی جب یہ 23 کی عمر کے پہنچے جو کہ 1631 کے اندر بنتا ہے تو انہوں نے خوبصورت سونٹ لکھی۔ اس کے علاوہ لا میگرو اور ایل پینسرو انہوں نے 2 ٹوئنس پوئم لکھی، یہ ان کی ٹوئن پوئم کے نام سے مشہور ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ٹوئن پوئم آف جان ملٹن کون سی ہے تو لا میگرو اور ایل پینسرو جو ہے یہ ان کی ٹوئن پوئم ہے اور یہ 1632 کے اندر ان کا کام ہے۔ اس کے بعد کومس ایکس ماسک انہوں نے لکھا تھا 1634 کے اندر، جس کے اندر ایونٹس اور پارٹیز کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ لیسیڈیا جو ہے 1637 کے اندر ایک ایلیجی ہے جو کنگ ایڈورڈ کے نام پہ انہوں نے لکھی۔ آرکیڈیک 1637 کے اندر لکھی، یہ بھی ایک ماسک ہے۔ اس کے علاوہ وین آئی کنسیڈر ہاؤ مائی لائٹ از اسپینٹ، یہ 1652 کے اندر انہوں نے لکھی، یہ بھی ایک سونٹ ہے۔ آن ہز بلائنڈنس بھی انہوں نے 1652 کے اندر لکھی، یہ بھی ایک سونٹ ہے اور یہ انہوں نے اپنے اندھے ہونے کے بارے میں لکھا تھا جس کے اندر تھیم وغیرہ ہوپ نظر آتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بے شمار مشہور کام پیراڈائز لاس لکھا 1667 کے اندر جو بہت زیادہ مشہور ہے ان کی ایپک، اور یہ ایپک آج تک ہمارے کورس کے اندر انکلوڈ ہے۔ اس کے علاوہ پیراڈائز لاسٹ ریگینڈ انہوں نے 1671 کے اندر لکھا، یہ دونوں پوئمز انہوں نے بلینک ورس کے اندر لکھی۔ اس کے بعد دا ڈیکٹورائن اینڈ ڈسپلن آف دا ڈیورس ان 1643 کے اندر انہوں نے لکھی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کام جان ملٹن نے کیے ہیں، لیکن یہ وہ کام ہیں جو ہمارے ڈسپلن یا ہمارے کورس آؤٹ لائن میں شامل ہوتے ہیں، اس لیے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اگر آپ جان ملٹن کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کے ورکس کو ضرور پڑھیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو سمجھ آ گئی ہے تو باقی ویڈیوز کو بھی ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ایسی ویڈیو میں چینل پہ اپلوڈ کرتی رہتی ہوں، اگر آپ کو ایسی ویڈیوز چاہیے ہوں جن کے نوٹس ان کے ساتھ موجود ہوں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔